एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था, वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्चा चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी, साथ में 2 बच्चे भी उसके रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरह की आवाज़ें आती थी और यही बात जेठानी को परेशान करती थी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, हमें देखना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे क्या उसके साथ कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने देवरानी की ये बात अपने पति से कही, तो पति कहता है कि इतने दिनों शादी हो गए और शादी के आज तक भी इसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनने को नहीं मिली। तुम इस पर क्यों शक करती हो, क्यों घर का माहौल ख़राब करने पर लगी हुई हो। जैसे ही जेठानी को ये बात कही जाती है देवरानी के बारे में, उसके बाद बात देवरानी तक आखिरकार पहुँच जाती है और घर में एक तरह से तांडव मच जाता है। देवरानी ने साफ साफ कहा कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी जहाँ पर उस पर शक होता है। वह अपने बच्चों को शहर लेकर जाएगी, वहीं पर अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी और कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरह से कहकर देवरानी शहर चली जाती है, लेकिन शहर जाने के कुछ दिन के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है, वो मर जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है, उधर वो जाती है कोर्ट में और जाकर शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो वो भी हैरान हो रहे थे। और ये घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये महिला ने इस तरह का काम क्यों किया, जबकि आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हुराज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी की। ज़िला मैनपुरी का एक कस्बा है बिछवा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है सुन्नामई। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती है कि जो मेरा देवर है जिसका नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो गया था, उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसका नंबर बंद आ रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक लापता हो जाती है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना मीरा मिल रही है, ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने इस तहरीर को लिया और तहरीर लेने के बाद एक गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके बारे में यानी कि समीर के बारे में कुछ जानकारी। वो कहते हैं कि समीर केरल में रहकर नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर आया था। हर बार आता था, आराम से चला जाया करता था, कोई फसाद नहीं, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। होली पर आया था और उसके बाद फिर यहाँ रुका और अचानक से गायब हो गया। जैसे ही बात चलती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है CDR और CDR निकलवाने के बाद उनके नंबरों को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ थे, उनकी लोकेशन कहाँ थी, किस किस से बातें करते थे। जो इनकी लोकेशन पाई जाती है दोनों की एक साथ, जिस दिन वो गायब होता है तो ये हाथरस के पास एक सिकंदरा राव एक जगह लगती है, वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद था, स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस CDR को बड़ी बारीकी से खंगालते हैं। खंगालते खंगालते पता चलता है कि एक नाम रिंकू चौहान, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से ये पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है। इससे ये बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा का एक थाना लगता है बागवाला और बागवाला का एक गांव लगता है लोहा बादशाहपुर। ये वहाँ का रहने वाला होता है रिंकू चौहान। रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो सिर्फ देवरानी के बारे में जेठानी ही बताती है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर पर आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये बताता है कि ये वो उसकी मौसी की लड़की है और ये मीरा बताती है कि ये उसकी मौसी का लड़का है। ये बहन भाई है और अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, किसी को शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जिस तरह से रहते थे उससे लगता था कि बिल्कुल ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने अब इस रिंकू को जब तलाश करना शुरू किया तो रिंकू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था और 11 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल कर आती है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है और मीरा की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। जबकि उसका जो पति है वो गायब है और वो इस
रिंकू चौहान के घर में क्या कर रही थी, यही एक सवाल था। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी कहानियाँ सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब इसका पति मीरा का केरल में रहकर नौकरी कर रहा था, घर में 2 बच्चे होते हैं, घर में जो भी काम होता था, काम को करने के बाद अब उसके पास बिल्कुल खाली होती थी, अब कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था, इसलिए वो मोबाइल पर वो पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर। उसने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई थी, 2 बच्चों की वो माँ इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ अपडेट करती थी और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, कमेंट करता था और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही दोस्त बन जाते हैं। जब ये रिंकू चौहान इस मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, इस तरह की बातें जब मीरा से कही जाती थी तो मीरा कहती है कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है, इसलिए इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो वैसे ही बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, तो कैसा रहेगा। शादी की बात आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिंकू इस तरह की बातें कैसे कर रहा है। ये घर से बहाने से निकलती है, सीधा रिंकू के पास पहुँचती है। रिंकू के पास जाने के बाद ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी बात है। शादी कर लेते आराम से, ये कुछ इस तरह से रहते थे। जब कभी भी इसका मन करता था घर आने का तो वो घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बन के घर आता था और रहता था उसका पति बनकर, क्योंकि उसने मंदिर में उससे शादी कर ली थी। अब घर में से अजीब तरह की आवाज़ें आती थी। जेठानी को ये बात पसंद नहीं थी कि उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने कोई यकीन नहीं किया और जब इस बात का मीरा को पता चल जाता है तो मीरा ने अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। यानी कि उसने बिछवा का जो गाँव था सुन्नामई, उसे छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला बंसी मोहरा एक जगह लगती है, बंसी मोहरा, वहाँ पर एक किराए के मकान लेते हैं और किराए का मकान लेने के बाद आराम से रहने लगते हैं। अब यहाँ देवरानी है, 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो उसका पति है समीर कुमार, वो केरल में रहकर आराम से नौकरी कर रहा है। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में अब उसका कोई रोकथाम नहीं था। कोई जब रिंकू का मन करता तब आता था, जब मन करता जाता था, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये मार्च का महीना होता है, होली का त्यौहार जब करीब आता है तभी इसी बीच में समीर अपना सारा सामान बांधकर केरल से वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों से और तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब कभी वापस नौकरी करने के लिए नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी करना हो यहीं पर रह करके काम करेंगे मैनपुरी में और आराम से बच्चों के साथ अपने तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो उसे बड़ा अखरता है, परेशानी होती है और उससे ज़्यादा परेशानी होती है रिंकू को। रिंकू कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं जाएगा। तभी वो दोनों कहते हैं कि अब करें तो क्या करें, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। फुल स्क्रिप्टेड प्लान था कि कत्ल करना है, कत्ल भी ऐसा करना है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इसके लिए 30 मार्च 2025 को बेबर के गांव नगरिया में एक शादी समारोह होता है। ये वहां पर समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं और मीरा अपने पति समीर से कहती है, जब उस शादी से निकलते हैं 31 मार्च 2025 को, वो कहती है कि क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रिज रख लें और साथ ही एक टीवी रख लें। अगर टीवी और फ्रिज आएगा तो ये बहुत ही सही रहेगा, लेकिन इसके लिए कहाँ से लेना है। तो उसने कहा कि मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, क्यों ना हम वहाँ से ले लें। जब मौसी के लड़के की बात आती है, रिंकू की बात आती है, तो रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है नीलेश, जिसका नाम होता है। वहाँ जाते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। जब आता है इसका फ्रिज का और टीवी खरीदने का नंबर, तो वो कहते हैं कि अभी चलेंगे, पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो बियर की बोतलों का इंतज़ाम किया जाता है। आराम से बैठकर तसल्ली से शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद, बियर पीने के बाद जब बहुत फुल टॉस नशा हो जाता है तो वहीं पास में एक भारी वस्तु, पत्थर जैसी, कुछ ईंट जैसी कोई चीज़ लेते हैं। उसके बाद समीर को बेइंतहा मारा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जब तक उसको मारते रहते हैं, मर जाता है और यहाँ से ये एटा में उसकी हत्या करते हैं। एटा से एक दूसरा ज़िला लगता है हाथरस। हाथरस का एक इलाका है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव एटा राजमार्ग पर गाँव टोली लगता है। वहाँ पर सड़क के किनारे उस लाश को फेंक देते हैं और लाश फेंकने के बाद आराम से चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है। पत्नी से यानी कि मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति समीर कहाँ है। वो कहती है मुझे तो उनका कुछ पता नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं घर जाऊँगा। वो घर नहीं आता और उधर जो रिंकू है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने हाथरस की सिकंदरा राव पुलिस से संपर्क किया और पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को।
उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सड़क हादसा हो चुका है। और इसीलिए हमने उसकी लाश को लगभग पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे तक इंतज़ार किया था कि कोई क्लेम करे, कोई आकर हमसे बातचीत करे, हम इस लाश के बारे में बताएं, लेकिन किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। इसीलिए पुलिस ने 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उस लाश को अंतिम संस्कार कर दिया। उधर तो अंतिम संस्कार हो जाता है, पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप निकल जाती है और घर से निकलने के बाद फिर 15 अप्रैल 2025 को ये कोर्ट जाते हैं। ये मैनपुरी के कोर्ट में जाकर दोनों शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद आराम से जैसे पति पत्नी रहते हैं ठीक वैसे ही रह रहे थे। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये भी बताती है कि अब से लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद शादी कर लेते हैं। इस शादी का मंदिर वाली का किसी को पता ही नहीं था और जो 15 अप्रैल 2025 को शादी होती है वो पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाता है। पुलिस की जांच में पता चलता है, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार करने के बाद उसको भी जेल भेजा गया। अब ये जो प्रेमी है वो भी जेल चला गया है और प्रेमिका है वो भी जेल चली गई है। पति की मौत हो चुकी है, साथ ही जो 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश का जिम्मा बुजुर्ग माँ बाप पर आ चुका है। और परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है कि समीर की तो जिस रात वो गायब होता है उसी रात ही उसकी निर्मम तरीके से, बेदर्दी से, उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी कर सकती थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो चुप्पी साध जाती है। इधर तो जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला भी 2 बच्चों की माँ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये भी बताना है कि जिस तरह से जेठानी ने शुरुआत से ही इस महिला पर शक किया था, काश घर के सभी लोगों ने उस महिला के बारे में अगर तस्दीक की होती, जानकारी जुटाई होती, तो एक तरफ पति की लाश न सड़ रही होती, उसके लिए पुलिस वाले इंतजार न कर रहे होते और दूसरी तरफ वो अपनी एक नई ज़िंदगी में सुहागन बनकर और जिस तरह से सुहागरात मनाती है और उसके साथ ऐसा जब पुलिस वालों के सामने खड़ी होती है तो वो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, जबकि उसने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और 2 बच्चों की ज़िंदगी, जो खुद का उसके बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।